ये आपके विद्युत विभव का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की बात की थी। स्थितिज ऊर्जा हमने निकाला था। हमने बताया था कि स्थितिज ऊर्जा आपके एकल आवेश का नहीं निकाला जा सकता। मिनिमम आपके कितने आवेश होने चाहिए? 2 आवेशों का निकाय होना चाहिए, या आपके 3 आवेशों का निकाय होना चाहिए, या उससे अधिक हो सकता है। तो उससे अधिक होगा तो उसका क्या ट्रिक है वो भी बता देते लास्ट क्लास में। आज लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस विद्युत विभव वाले चैप्टर का। तो लास्ट टॉपिक को समझने से पहले हमें पीछे का कुछ याद करना होगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था, याद है? विद्युत द्विध्रुव क्या था सर? ये 2 आवेशों का निकाय था जिसमें आवेश पर समान परिमाण के थे और उनके बीच की दूरी जो 12 थी और उनकी प्राकृतिक क्या थी? अपोजिट, है ना? थोड़ा सा याद करते हम लोग जो टॉपिक पढ़े हुए फर्स्ट चैप्टर में वो पढ़े हुए आपका विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? 2 आवेशों का क्या होता है? एक निकाय होता है जिसमें परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत आवेश अल्प दूरी पर, अल्प दूरी कितना होती है? 12 दूरी पर स्थित होती है। अब इसके बाद एक और टॉपिक पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E = Q × 2L। और हमने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये सारा चीज याद है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का लास्ट टॉपिक है जहाँ हम लोग द्विध्रुव के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। टॉपिक हेडिंग बताइए, विद्युत द्विध्रुव की। चलिए टॉपिक हेडिंग लगाइए सारे बच्चे। विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। मतलब हमारा टारगेट है क्या फाइंड आउट करने का? स्थितिज ऊर्जा। लास्ट क्लास में भी हमने 2 निकायों का और 3 निकायों का स्थितिज ऊर्जा निकाला है। बट आज की क्लास में किसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे जब ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ा है ना, याद है सबको? क्योंकि पुरानी चीजों को हम लोग यूज करने वाले हैं। आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है? इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। ये हमारा क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब इस पे एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे होगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया मान लिया जाए द्विध्रुव सेंटर। ठीक है, अगर यहाँ पे द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको पी वेक्टर बोलते हैं, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है और आपके विद्युत क्षेत्र के साथ ये द्विध्रुव आपके थीटा एंगल के और इस थीटा एंगल को हम एक नया नाम देते हैं थीटा वन एंगल पे। ठीक है, अब याद कीजिए हम आपको टॉपिक पढ़ाए थे कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश को रखते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाता है? बल लगाता है। उस बल का परिमाण कितना होता है? F = Q × E। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश Q रखा गया है तो उसमें बल लगता है।
और उस बल का परिमाण क्या होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू E। याद है ना ये फॉर्मूला लिखे थे, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद आ गया? इससे बल कितना लगता है? F इज इक्वल टू Q इंटू E। हमने एक चीज और बताया था, अगर आपका आवेश धनावेश है मतलब पॉजिटिव चाहते हैं, तो इस पे जो बल लगती है वो बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की ओर होती है, लिखाए हुए प्रॉपर एकदम। अगर इसमें नेगेटिव आवेश है तो ये क्या लगाते हैं, इस पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये सारी चीज याद है? तो यहाँ पे भी अपने पास दो आवेश है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। विद्युत क्षेत्र इस पॉजिटिव पे कैसे बल लगाएगा? अपनी दिशा की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस पे बल भी लगेगा इधर। कितना लगेगा सर? Q इंटू E। नेगेटिव आवेश पर बल कैसा लगेगा सर? बल लगेगा आपके विद्युत क्षेत्र के विपरीत। कितना लगेगा? Q इंटू E। जब दो बल हो जो परिमाण में बराबर और दिशा में क्या हो? विपरीत। जब दो बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होता है तो इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणाम मतलब जो नेट बल होता है वो क्या होता है? अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे एक बल क्या है? QE जो इस दिशा में लग रहा है, दूसरा बल भी क्या है? QE जो इस दिशा में लग रहा है। दो बल परिमाण में क्या है? बराबर, दिशा में क्या है? विपरीत। तो इन पे लगने वाला जो नेट बल होगा वो क्या होगा? 0। इतना बताया समझ में? बट इसको जब ध्यान से देखा गया तो ध्यान से देखने के बाद ये पता चला कि इनकी जो क्रिया रेखा है, बलों की जो क्रिया रेखा है, एक की क्रिया रेखा ये है, दूसरे की क्रिया रेखा ये है। क्या इनकी क्रिया रेखा भी एक है क्या? बल तो परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है। परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है। क्या इसकी क्रिया रेखा भी एक है क्या? नहीं। अगर इन दोनों बलों को देखें तो एक बल की क्रिया रेखा ऊपर है और एक बल की क्रिया रेखा क्या है? नीचे है। वहाँ से स्टिक जिस पे बल आपका कार्य कर रहा है, जिस लाइन पे आपका बल कार्य कर रहा है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन पे आपका वो बल क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रिया रेखा। अगर ये मेरा विद्युत द्विध्रुव है और ये फ्री है कि ये रोटेट कर सकता है, ये फ्री है कि ये रोटेट कर सकता है, तो एक बल लग रहा है इस दिशा में, एक बल लग रहा है इस दिशा में, एक बल लग रहा है इस दिशा में और एक बल लगा है इस दिशा में। तो ये क्या होगा? आपका क्या हो जाएगा? फ्री है घूमने को, तो ये क्या करने लगेगा? आपका रोटेट करने लगेगा। ठीक है, ये बताया समझ में? तो यहाँ पे अगर विद्युत द्विध्रुव को भी देख रहे हैं तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। इस पे विद्युत क्षेत्र एक आपके प्लस Q आवेश पे इधर की तरफ बल लगा रहा है और माइनस Q आवेश के कारण इधर पे बल लगा रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बलों का क्या लग रहा है? एक युग्म लग रहा है। पेयर में ना बल काम कर रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। पेयर में काम करके इसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो जब बल युग्म में काम करता है तब यहाँ पे हमने एक और नए बल को परिभाषित किया था। वो बल था आपका बल आघूर्ण। इसका नोटेशन क्या था? टाउ। मतलब एक ऐसा बल जो किसी भी रेखा को कैसी गति कराए? घूर्णन गति कराए। ये अपने सेंटर पे, अपने सेंटर से ये क्या होने लगेगा? ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इसे क्या प्रदान कर रहा है? घूर्णन गति। तो ऐसे बल को हम लोग क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को हमने डिफाइन किया था, इसका नोटेशन क्या होता है? टाउ। और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू होता है P sin थीटा। क्या आया? जहाँ इनके बीच थीटा किनके बीच का कोण है? P और E के बीच का। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। याद आया इतना कुछ? सबको याद आ गया? इतना पहले फिगर की फटाफट, छोटा सा टॉपिक है सर, फटाफट आज कंप्लीट करते हैं। और जब हम लोग आएंगे छुट्टी के बाद तब एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश। संधारित्र, यस सर। हाँ, ये चैप्टर 2 का ही पार्ट है। टॉपिक बैठा जैसे था ना, चैप्टर फर्स्ट आपका विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जैसे है ये आपका विद्युत विभव एवं विद्युत संधारित्र। मेजर पोर्शन कंप्लीट हो रहा है।
हो गया? अरे वो मत लिखिए, अरे मत लिखिए, सिर्फ ये फिगर कीजिए। फिगर कर लिए, एफ नेट 0 कर लिए। चलिए लिखिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P is equal to Q into 2L है। P is equal to Q into 2L है। कॉमा दीजिए। E तीव्रता के, E तीव्रता के कहाँ छोटा आघूर्ण P is equal to Q into 2L है। P is equal to Q into 2L है। E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में, E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष, द्विध्रुव इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, कोण बनाती है। आगे लिखिएगा। इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में द्विध्रुव पे लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण, ये दो लाइन लिखिए। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा और टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ध्यान दीजिए, नीचे नीचे अब ध्यान दीजिए, हमें स्थिति ऊर्जा निकालना है। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, फोकस हो जाइए, जो हमारा टॉपिक है उस पर आ रहा है। हमें क्या निकालना है? स्थिति ऊर्जा। अगर ये फ्री है, अगर ये मेरा विद्युत द्विध्रुव फ्री है, तो ये घूम के किधर आना चाहेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि बल आपका एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल आपका ऐसे लग रहा है, तो ये द्विध्रुव को ऐसे घुमाएगा। ये सेंटर है द्विध्रुव का, एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे घुमाएगा, घुमाएगा, इसमें कोई डाउट? मतलब विद्युत क्षेत्र ये चाहता है कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये घूम के किसके अलॉन्ग आ जाए? विद्युत क्षेत्र के अलॉन्ग। मतलब हमें जो भी बल लगाना है, क्योंकि कार जो निकालेगी वो बाह्य बल द्वारा निकालेगी, बाह्य बल में किसके विपरीत लगाना होगा? ये जो विद्युत क्षेत्र इस पे बल लगा रहा है उसके विपरीत। विद्युत क्षेत्र जो बल लगा रहा है वो बल कौन है आपका? टाउ। विद्युत क्षेत्र जो बल लगा रहा है वो बल कौन है? टाउ, क्योंकि टाउ ही है जो इसको घूर्णन गति प्रदान कर रहा है। तो इस टाउ के विपरीत हमें बल लगाना हो, तो टाउ किधर घुमाना चाह रहा है? इस दिशा में। हमें बल किधर लगाना होगा? इसकी विपरीत दिशा में। इसके विपरीत दिशा में जो भी बल लगाएंगे तो बल द्वारा किया गया कार्य जो भी आएगा वही कार्य उसमें किस रूप में जमा हो जाएगा? गति, स्थिति ऊर्जा के रूप। यही ना कर रहे थे पिछले 3 क्लास से, हम कार्य निकाल लेते। कार्य निकालने में जितना कार्य आता था वही कार्य आपका स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता था? संचित हो जाता था। तो मेरा टारगेट क्या है कि विद्युत द्विध्रुव को घूमने नहीं देना है। विद्युत द्विध्रुव किधर घूमना चाह रहा है? वो घूमना चाह रहा है आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, तो हम उसके विपरीत दिशा में, मतलब हम कैसे घुमाएंगे? इधर। प्लस क्यू हमने विस्थापन कैसे कर दिया? अभी कितना का एंगल था आपका? अभी मान लीजिए यहाँ पे बना दें एक और लाइन खींचते विद्युत क्षेत्र,
सेंटर से। एक और लाइन बना के विद्युत क्षेत्र। अभी कितना का एंगल पहले बनाना था? ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ये कितने का एंगल बनाना था? θ1। हम इसे विस्थापित करके कहाँ ले गए? यहाँ, मतलब θ1 से कहाँ ले गए? θ2। ठीक है, θ1 से कहाँ ले गए? θ2। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कार निकालने के लिए सीखा है कि कार बराबर क्या होता है? W इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अगर बल क्या हो? परिवर्ती हो। और W इज इक्वल टू क्या पढ़े? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर छोटा सा विस्थापन करें तो क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा? डी एस वेक्टर। और इस छोटे से जो कार निकलेगा वो भी क्या होगा? छोटा सा कार। छोटे कार से हमें पूरा कार निकाला तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विथ लिमिट, विथ लिमिट। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि जो बल लग रहा है वो बल आपका नियत है या परिवर्ती है? कौन बता सकता है? बल नियत है या परिवर्ती है? पहले बल कौन कार्य कर रहा है? विद्युत द्विध्रुव पे जो बल कार्य कर रहा है वो बल कौन है? पहले ये बताइए। विद्युत द्विध्रुव पे जो कार्य कर रहा है बल, वो बल कौन है? आपका टाउ। टाउ ही ना से घूर्णन गति दे रहा है। तो टाउ क्या है? वो बल है जो आपका विद्युत द्विध्रुव पर कार्य कर रहा है। इतना बताया समझिए। अब ये बताइए कि टाउ आपका नियत है या परिवर्ती? परिवर्ती कैसे? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे। थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे, टाउ की वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। थीटा की वैल्यू 0 रखी है, 30 रखी है, 60 रखी है। हाँ, घूर्णन भी कर रहा है। तो घूर्णन करने के बाद वो अपना एंगल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। एंगल चेंज कर रहा है तो आपके टाउ भी तो चेंज होगी ना, मतलब बल परिवर्तन। चलिए, इतना बताया समझ में? यहाँ कौन सा फॉर्मूला लेना? परिवर्ती बल वाला फॉर्मूला लेना। चलिए नीचे लिखिएगा। इतना सब दिक्कत है ना किसी को? नहीं, पीछे का चीज बार बार आ रहा है। इतना फर्स्ट चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। लिखिएगा अतः द्विध्रुव को, अच्छा रुकिए एक लाइन पर ये लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, काटिए थोड़ा। द्विध्रुव को लिखिएगा, द्विध्रुव को इस स्थिति में, द्विध्रुव को इस स्थिति में अत्यंत सूक्ष्म कोण, अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा छोटा सा, हाँ छोटा सा विस्थापन हम डी थीटा कर रहे हैं। डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य यदि डी डब्ल्यू हो तो, किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जो विस्थापन कर रहे हैं वो विस्थापन किसमें कर रहे हैं? एंगल में। था आपका θ1 पे, था आपका θ1 पे, हम घुमा के क्या कर दिए इसको? θ2 पे। छोटा सा विस्थापन। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव को अगर बात कर रहे हैं तो ये द्विध्रुव आपका यहाँ पे घूर्णन गति करेगा, ये क्या आगे पीछे जाएगा? तो ऐसा तो विस्थापन नहीं करेगा कि एक्स विस्थापन कर दिए। द्विध्रुव इसी पॉइंट पे रह के क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा। तो हम इसके एंगल में विस्थापन आ रहे हैं। अभी ऐसे था, घूमने के लिए कहाँ फ्री है? ऐसे। हम इसके विपरीत छोटा सा विस्थापन क्या कर दिए? ठीक है। अब छोटे से जब विस्थापन किए तो छोटे से विस्थापन के कारण किया गया कार्य भी क्या होगा? छोटा सा होगा। वो क्या होगा? डी डब्ल्यू। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। इस द्विध्रुव पे जो बल काम कर रहा है वो बल कौन है? आपका टाउ, टाउ है। और छोटा सा विस्थापन हम लोग क्या करेंगे? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, टाउ इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू या भी वेक्टर फॉर्म होता है डी डब्ल्यू। टाउ, टाउ बराबर क्या होता है आपका? डी ई साइन थीटा। और टाउ की जगह हम लोग क्या दे सकते हैं? डी ई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? ठीक है, छोटा सा हमारा कार्य निकल गया। अगर छोटा सा कार्य निकल गया, अगर हमें पूरा कार्य चाहिए तो पूरा कार्य के लिए क्या पड़ेगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब ये डी डब्ल्यू जो आ रहा है छोटा सा कार्य विथ लिमिट आएगा। विथ लिमिट कैसे लिखेंगे सर? हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे द्विध्रुव को? था हमारा कहाँ पर? कहाँ लेके चल गए? ये सब आया नहीं, आप पीछे करके आए, अनंत से आर बिंदु पे आ रहे थे।
अनंत पे आ गए आर बिंदु पे, तो अनंत से आप अभी था कहाँ पे थीटा 1 पे, कहाँ ले गए थीटा 2 पे, तो थीटा 1 से थीटा 2, तो W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। अब यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, कौन कौन कांस्टेंट है बाहर निकालिए, पी साइन थीटा, पी क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे क्या घूमेगा जो आघूर्ण आपका पी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो तो सेम लेंथ का है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या है सेम है, ये दोनों बाहर निकल जाएगा, क्या आपका थीटा 1 टू थीटा 2, चेंज कौन हो रहा है थीटा चेंज हो रहा है, थीटा की वैल्यू चेंज करते चलिए वैल्यू चेंज होती जाएगा, जो चेंज हो रहा है उसको अंदर रख दीजिए, इंटू क्या होगा डी थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है याद रहेगा कि इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या होगा थीटा 1 से थीटा 2। अब सर जी W इज इक्वल टू, ये माइनस को बाहर निकाल ले, क्या बचेगा सर माइनस पी ई, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, कॉस थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है ये चीज। अब इस थीटा की जगह क्या रखेंगे, एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार क्या रखिएगा लोअर लिमिट रखिएगा ना, तो कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट, थीटा की जगह अपर लिमिट क्या है थीटा 2, कॉस थीटा 2, बीच में क्या देते हैं फिर क्या दे कॉस लोअर लिमिट क्या है थीटा 1, इसमें किसी कोई डाउट, लिमिट बढ़ाने आता है ना अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू, अब इस माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा पी ई, जब माइनस से अंदर करें तो ये माइनस वाला क्या में हो जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला वो क्या में हो जाएगा माइनस। अब जो कार्य किए यही कार्य निकला, यही कार्य आपका किस रूप में जमा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगा पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस कैसे कॉमन लेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग एंगल है ना, कॉमन कम लेकिन जो सेम होता है तो कट के जीरो हो जाता, इन दोनों अलग अलग है, थीटा 1 अलग एंगल है, इसको घुमाए तो एंगल चेंज हो गया। चले आया समझ में, आया समझ में, हाँ उसमें ऐड करना है, फटाफट कीजिए, स्पेशल केस देखिएगा। हाँ हाँ सर जी,
हो गया, आगे बढ़ेंगे, जल्दी कीजिए। हेडिंग लगे स्पेशल केस, क्या हुआ, दिक्कत है? प्लस क्या? हाँ सर किए थे। ये माइनस था ना यहाँ पे, इसको अंदर ले जाइए। ये जो आगे प्लस है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस वाला है क्या हो जाएगा प्लस में। तो इसको अरेंज करके लिखिए, पहले इसे लिखिए फिर इसे लिखिए। क्लियर है? सारे बच्चे क्लियर है यहाँ पे? स्पेशल केस हेडिंग में देखिए। केस 1 की, केस 1 की यहाँ पे यू, हाँ जो भी कार की है ना वो कार किस रूप में जमा हो गया, स्थिति रूप में। स्थिति रूप का नोटेशन क्या होता है, यू। ए नंबर लिखिए। द्विध्रुव को साम्य अवस्था साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण पे घुमाने में किया गया कार्य। अब सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। साम्य अवस्था में क्या होता है? साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। साम्य अवस्था समझते हैं, जब किसी वस्तु पर नेट बल अगर शून्य हो, मतलब लगने वाला कुल बल का योग क्या हो, 0 हो, तब ये अवस्था क्या कहलाता है, साम्य अवस्था। जैसे ये बेंच है, इधर से अगर हम खींच रहे 10 न्यूटन से और मेरे अपोजिट उधर से जया भी 10 न्यूटन से खींच रही है, तो हम दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इस बेंच पे नेट फोर्स क्या रहेगा, 0। तब यहाँ पे जो कैसी व्यवस्था होगी, साम्य अवस्था। मतलब साम्य अवस्था हम वैसे सिचुएशन को बोलते हैं जब किसी वस्तु पे कैसा कुल बल क्या लग रहा हो, 0 लग रहा हो। तो मान लिया जाए यहाँ पर हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रखते हैं तो द्विध्रुव पे बल लगता है। वो बल कितना होता है, टाउ। टाउ इज इक्वल हम लोग क्या पढ़े, डी साइन थीटा। मतलब ये जो टाउ है अगर ये 0 हो जाएगा तो साम्य अवस्था में आ जाएगी। टाउ की अगर वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, तभी तो साम्य अवस्था। तो इसके लिए क्या करेगी, द्विध्रुव जो था आपका -q + q, उसे हम क्या कर दिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखिए। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पे थीटा किसके बीच का कोण है, P और E के बीच का। थीटा किसके बीच का कोण है, P और E के बीच का। P क्या है, विद्युत आघूर्ण, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो टाउ इज इक्वल टू जो PE sin थीटा, थीटा की जगह क्या देंगे, 0। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE sin 0 की वैल्यू 0। तो टाउ इज इक्वल टू हो गई आगे साम्य अवस्था। मतलब अभी आपका द्विध्रुव क्या है, साम्य अवस्था। मतलब θ1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। और कहाँ एक रैंडम सा केस लिख रहे, कितने कोण पे, थीटा कोण पे। तो θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। तो आपका कार्य कितना होगा, u बराबर क्या पड़े, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा PE cos θ1 की जगह क्या देंगे, 0 डिग्री, माइनस cos θ2 की जगह देंगे थीटा। तो PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos θ। 0 होता है cos 0 का, कौन बोला, 1 माइनस cos θ। तो साम्य अवस्था से थीटा कोण पे ले जाने पे किया गया स्थिति ऊर्जा कितना होगा, PE 1 माइनस cos θ। आया समझ में, बता रहे थे परिस्थिति कीजिए। साम्य अवस्था समझ गए ना, जब आपका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तब साम्य अवस्था होगा। इसमें नेट बल क्या हो जाएगा आपका, 0। टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिक्कत है पूछिए, ये
वो देखो कि साम्यावस्था को किस चीज से डिनोट करते हैं? साम अवस्था को नोटेशन में कहते हैं। साम अवस्था एक सिचुएशन है सर, जिसमें लगने वाला जो बल होता है वो शून्य होता है। अगर हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में कर देंगे तो इस पे लगने वाला बल कौन है? टाउ है। टाउ इज इक्वल टू द पी साइन थीटा। अगर आपका ऐसा है विद्युत द्विध्रुव, ध्यान दें, अरे हम एक रैंडम से कैसे ऐसा लिए थे, द्विध्रुव अभी ऐसा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब द्विध्रुव की दिशा क्या होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ये, और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा ये है। जो हम लोग टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा पढ़े थे, थीटा यहाँ पे एंगल किसके बीच का था? पी और ई के बीच का। अब द्विध्रुव आघूर्ण भी ये ब्लू मार्कर और विद्युत क्षेत्र भी ये, तो इनके बीच का एंगल क्या? जीरो। साइन की जगह क्या देगा? जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो पी इंटू जीरो मतलब टाउ की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ये साम अवस्था में, साम अवस्था से हम इसको घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिए, साम अवस्था से इसको घुमा रहे हैं आपके कितने एंगल पे? थीटा एंगल। तो थीटा वन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और थीटा टू क्या हो जाएगा? थीटा। एक रैंडम जगह थीटा, तो ये आएगा। चलिए केस 2 कीजिए। बोले केस 2 कीजिए। द्विध्रुव को शाम अवस्था से 180 डिग्री कोण पर, द्विध्रुव को शाम अवस्था से 180 डिग्री पर घुमाने में किया गया कार्य, 180 डिग्री पे घुमाने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिए, शाम अवस्था में तो थीटा वन की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। कितना घुमा रहे हैं? 180। तो थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। इसमें कोई डाउट? फिगर अगर बनाना चाहे तो फिगर कैसा बनाएंगे? ध्यान दीजिए, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और विद्युत द्विध्रुव आपका होता है, आपका क्या शाम अवस्था में कैसे होगा? निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे द्विध्रुव की दिशा क्या होगी? ये होगी। अभी इनके बीच की एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो साम्यावस्था में इसको घुमा के कहाँ ले जाएंगे? 180। 180 ले जाने के लिए क्या करना होगा? 180 ले जाने के लिए ये करना होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर रखना होगा, नेगेटिव चार्ज इधर रखना होगा, तो द्विध्रुव किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो अब एंगल इनके बीच का कितना? विद्युत क्षेत्र इधर 180। तो ये आपका साम्यावस्था में था, घुमा के कहाँ ले गया? 180 पे। क्लियर हुआ ये चीज़? इसमें किसी कोई डाउट? कैसे 180 पे लेते हैं? तो यहाँ से आपका एनर्जी कितना निकलेगा? U इज इक्वल टू क्या निकलेगा? P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो U इज इक्वल टू P cos थीटा 1, थीटा 1 की जगह क्या देंगे? 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2 की जगह क्या देंगे? 180 डिग्री देंगे ना। चलिए U इज इक्वल टू P cos 0 की वैल्यू क्या है? 1, cos 180 की वैल्यू क्या है? तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 1, तो U इज इक्वल टू क्या है? 2P। तो आपकी स्थिति की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2P। ठीक है, अगर साम अवस्था से कितना डिग्री घुमाया जाए? 180 डिग्री घुमाया जाए तो क्या हो जाएगा आपका स्थिति की ऊर्जा? 2P। क्लियर है? मुझे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसा कुछ हो रहा था, ध्यान दीजिए। वापस अभी तो 4 और बता दें साम अवस्था। जब किसी वस्तु पे नेट बल 0 रहता है उसे कहते हैं साम अवस्था। ये बात होता है, 3 बार होता है। एक एग्जाम्पल भी दिया मेरा और चला कि हम इधर से खींचे उधर से खींचे, नेट बल क्या हो रहा है? 0। किसी वस्तु से अगर नेट बल आपका कुल बल अगर 0 है तो वो साम अवस्था में। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख देती फिर भी बोलते क्या ये आपका द्विध्रुव है, इधर आपका नेगेटिव चार्ज, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? द्विध्रुव पे बल जो लगता है वो बल कौन लगाता है? टाउ लगाता है। कितना होता है? P साइन थीटा। अगर द्विध्रुव भी इधर है, द्विध्रुव आघूर्ण इधर है और विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो? 0 1 साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 यहाँ पे देंगे तो P इंटू क्या होगा? 0। तो टाउ बराबर क्या होगा? 0।
इस पे लगने वाला बल हो गया 0। ये कैसी अवस्था में हो गया? सामावस्था। अब इसे घुमा के इधर ले जाएंगे तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब कितना डिग्री का कोण बनेगा सर? अब विद्युत विभव आघूर्ण कैसे जाएगा? किधर हो जाएगा? इसकी दिशा क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। विद्युत क्षेत्र क्या है? इधर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अपोजिट है तो 180 होगा। तो थीटा बनता 0, 0 मतलब सामावस्था। अब घुमा के कहाँ लेगा? थीटा 2 180। केस 3 कीजिए। हाँ? ये उदाहरण है बस। हो गया। चलिए केस 3 कीजिए। देखिए द्विध्रुव को साम्यावस्था से 90 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य चले ध्यान दीजिए। ये था हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये था हमारा विद्युत क्षेत्र।